स्टेटिस मैट्रिक्स हमें दे रखा है यहाँ पर। सिस्टम स्टेट मैट्रिक्स क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वी यू दे रखा है, ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, वी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। कंट्रोलेबल मैट्रिक्स होती है वी, ए स्क्वायर वी, इस तरीके से n मैट्रिक्स होता है। वी की वैल्यू हमें निकालनी है नॉन कंट्रोलेबल के लिए, यानी कंडीशन नॉन कंट्रोलेबल है, उसके लिए हमें वी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले नॉन कंट्रोलेबल के लिए हम बी की वैल्यू देखें, वी और ए वी की वैल्यू हम देखें यहाँ पर। जैसे बी तो हमें दे ही रखा है यहाँ पर, ए वी की वैल्यू हम देखते हैं। तो जैसे हमारा कंट्रोलेबल मैट्रिक्स यहाँ पर हो जाएगा, एम की वैल्यू बीटा ए वी ए स्क्वायर एन इंटू एन मैट्रिक्स हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर ए वी हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं ए वी, तो ए वी कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जैसे 4 है, बीटा है, 10 है, 8 है, और वी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 और 0 दे रखी है। तो इससे हमें ए वी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ए वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 1 यानी कि 4 आ जाएगी ऊपर, तो प्लस 10 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, 4 प्लस 0, नीचे हम देखें क्या आएगा, v इंटू 1 यानी बीटा प्लस 8 इंटू 0 यानी 0, तो ये आ जाएगा 4 एंड बीटा, ये ए वी की वैल्यू आ गई। अब हमें दे रखा है कि सिस्टम नॉन कंट्रोलेबल है, नॉन कंट्रोलेबल मतलब m का मोड यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, m का मोड यहाँ पर नहीं 0 होगा, किसके लिए, नॉन कंट्रोलेबल के लिए, नॉन कंट्रोलेबल। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, m का वैल्यू है 0 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, यानी कि बीटा इंटू 1 माइनस के 4 इंटू 0। तो यहाँ पर हम बात करें मोड ऑफ m, यानी m जो होगी हमारे बीटा और ए वी हो गया, और ए स्क्वायर वी के अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया बीटा इंटू 1 माइनस के 4 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू बीटा इक्वल टू 0 वैल्यू हो जाएगी। 4 इंटू 0 0 होता था, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, नॉन कंट्रोलेबल के लिए ये। लेकिन हम बात करें जैसे एम मैट्रिक्स अगर हमें निकालनी हो, तो एम मैट्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, एम मैट्रिक्स बीटा और ए बी से हम निकाल सकते हैं एम मैट्रिक्स, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है, अगर एम मैट्रिक्स हम निकालना चाहें तो एम की वैल्यू होगी बीटा और ए बी, तो बीटा की वैल्यू है 1 0 और ए बी की वैल्यू आई है 4 एंड वी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, यानी बीटा माइनस के 0, तो ये बीटा इक्वल टू 0 आ गई वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं कैलमान टेस्ट का ऑफ कंट्रोलेबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर बन रही है कंट्रोलेबल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम कैलमान टेस्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कैलमान टेस्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, VILITY। नेक्स्ट हम बात करें जैसे यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ओपन लूप पोल है, यहाँ पर वो दे रखे हैं, यूनिटी फीडबैक ओपन लूप पोल। ओपन लूप पोल, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम ओपन लूप पोल है, एस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, एस इक्वल टू माइनस के 2 प्लस माइनस के J2, और एस की वैल्यू होगी एस इक्वल टू -1 एंड एस इक्वल टू 0।
जीरो की वैल्यू बात करें, यहाँ पर जीरो जो दे रखा है ये तो है हमारे पोल हैं, लो पोल है, इक्वल टू माइनस जे प्लस माइनस जे टू है, यानी एस इक्वल टू -1 और एस इक्वल टू जीरो पर पोल है। और जीरो बात करें, जीरो कहाँ पर है हमारे यूनिटी फीडबैक सिस्टम के अंदर, जीरोज हैं हमारे एस इक्वल टू -3 पर, ये जीरोज हैं। व्हाट आर द एंगल मेड बाय द रूट लॉग एसिम्प्टोट्स विद द रियल एक्सिस। तो यहाँ पर हमें निकालना है एंगल मेड बाय रूट लॉगस एसिम्प्टोट्स, एंगल मेड बाय रूट लॉग एसिम्प्टोट्स, रूट लॉग एसिम्प्टोट्स विद द रियल एक्सिस, ए एस वाई एम पी टी ओ टी ई एस, एंगल मेड बाय रूट लॉग एसिम्प्टोट्स विथ द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस। तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालना है, तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं? एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है θ1 इक्वल टू 2q+1 n2 पाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरो। तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या होती है? q की वैल्यू होती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, यानी कि q की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या होती है? पोल माइनस जीरो का मोड माइनस के 1, ये q की वैल्यू होती है। p है नंबर ऑफ पोल और z है नंबर ऑफ जीरो, p है नंबर ऑफ पोल और z है यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। यूनिटी फीडबैक सिस्टम अगर दे रखा है, ओपन लूप पोल्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं, एस की वैल्यू -2 प्लस माइनस जे2, एस -1 और एस इक्वल टू जीरो पर दे रखा है, यानी नंबर ऑफ पोल कितने दे रखे हैं? पी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ओपन लूप पोल के अंदर 4 दे रखी है, लूप लोकेशन 4 दे रखी है, यानी पोल की लोकेशन 4 दे रखी है। जीरो की बात करें, जीरो इक्वल टू एस इक्वल टू -3 पर दे रखा है, यानी जीरो यहाँ पर 1 है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देते हैं हम यहाँ पर, यानी क्यू की वैल्यू है 0, 1, 2 हमारी हो सकती है, क्योंकि पोल माइनस जीरो क्या होता है 3, और 3 में से 1 गया तो 2 चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे पोल और जीरो के अकॉर्डिंग हम क्यू की वैल्यू देख लेते हैं। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 0, 1 और 2 आएगी। तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या हो सकता है? एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारा हो जाता है, जीरो के लिए यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, 1 के लिए यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, और 2 के लिए यहाँ पर 300 डिग्री। 300 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं? -60 डिग्री भी हम कह सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स होगा। तो कुछ पॉइंट हम देखें यहाँ पर, कि जैसे कि एवरी ब्रांच ऑफ रूट लॉकस डायग्राम स्टार्ट एट पोल एंड टर्मिनेट एट जीरो। रूट लॉकस डायग्राम सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, तो सिमेट्रिकल होता है विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तीसरा हम देखें कि पोल है ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, और जीरो है वो अगर पोल से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं जीरो के इक्वलेंट होंगी, अगर पोल जीरो से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं पोल के इक्वलेंट होंगी, और नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं वो p माइनस जेड के इक्वलेंट यहाँ पर देगा। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स यहाँ पर देखेंगे p माइनस जेड है, ये कितना हो रहा है 3, तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री। सेंट्रोइड की बात करें, सेंट्रोइड क्या होता है हमारा? समीशन ऑफ पी आई माइनस की समीशन ऑफ जेड आई डिवाइड बाई पी माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रेक अवे पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि डी के बाई डी एस है वो ब्रेक पॉइंट हमारे रूट लॉकस के अंदर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे एक स्टेटमेंट हम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ आर एप्लीकेबल टू लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ
signal flow graph. Block diagram and signal flow graph are applicable to linear time invariant system. Are applicable to linear time invariant system. Linear time invariant सिस्टम। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है और सिग्नल फ्लो ग्राम है, दोनों के हमारे क्या किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं जैसे ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ब्लॉक डायग्राम हमसे क्या कहता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, और सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो बात करते हैं हम ब्लॉक डायग्राम और दूसरी तरफ बात करते हैं हम सिग्नल फ्लो ग्राफ की। सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ब्लॉक डायग्राम की बात करें, बेसिक इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द एलिमेंट एंड देयर ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेसिक इंपॉर्टेंस है वो एलिमेंट को दी जाती है। बेसिक इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द एलिमेंट, गिवन टू द एलिमेंट। बेसिक इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द एलिमेंट and their transfer function, and their ट्रांसफर फंक्शन। दूसरे हम बात करें सिग्नल फ्लो ग्राफ की। सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या होता है, बेसिक इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द वेरिएबल ऑफ सिस्टम। बेसिक इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द वेरिएबल ऑफ सिस्टम, गिवन टू द वेरिएबल ऑफ सिस्टम, वेरिएबल ऑफ सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम की हम बात करते हैं, ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लॉक। तो ब्लॉक डायग्राम में प्रत्येक एलिमेंट है वो ब्लॉक के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ में ईच रिप्रेजेंट एलिमेंट और ईच वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट नोड। सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम सेपरेट नोड के द्वारा प्रत्येक जो वेरिएबल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द एलिमेंट इज शोन इनसाइड द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक। तो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें ट्रांसफर फंक्शन है वो ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रांसफर फंक्शन इन ब्लॉक, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर ब्लॉक के अंदर होगा। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एलिमेंट इज शोन इनसाइड द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक। और यहाँ पर हम बात करें ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज शोन अलोंग द ब्रांच कनेक्टिंग द नोड, ब्रांच कनेक्टिंग द नोड। यहाँ पर तो ट्रांसफर फंक्शन किसके द्वारा शोन किया जाएगा, अलोंग द ब्रांच कनेक्टिंग द नोड, अलोंग द branch connecting the node, connecting the node। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जो समिंग पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट है, वो यहाँ पर सेपरेट होते हैं ब्लॉक डायग्राम के अंदर। समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट आर सेपरेट। समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम के अंदर, वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट है एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है इसके अंदर समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। एनी नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांच। तो यहाँ पर कोई भी नोड है, एनी नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांच, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांच।
नेक्स्ट हम बात करें, जैसे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स हैं, कैन बी यूज टू ऑब्टेन दी रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम जो रिडक्शन टेक्निक है या ब्लॉक डायग्राम का रिडक्शन रूल है, वो हम किस लिए यूज कर सकते हैं? रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन रिसीव करने के लिए ब्लॉक डायग्राम हम यूज करते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हम प्राप्त कर सकते हैं रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन। रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम अचीव कर सकते हैं। जबकि सिग्नल फ्लो ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें हम, मेंशन गेन फार्मूला इज अवेलेबल व्हिच कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू गेट रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन विदाउट रिडक्शन दी सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो यहाँ पर हम मेंशन गेन फार्मूला है यूज करते हैं, मेसन्स गेन फार्मूला, गेन फार्मूला। तो मेसन्स गेन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बात करें, मेसन्स गेन फार्मूला है जो कि डायरेक्टली यहाँ पर यूज किया जाता है टू गेट रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन विदाउट रिडक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे जो मेथड होता है यहाँ पर, the method is slightly complicated and time consuming as a block diagram is required to draw from time to time after each step is reduction। यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है, ब्लॉक डायग्राम जो रिडक्शन टेक्निक है वो टाइम कंज्यूमिंग है, यानी प्रत्येक ब्लॉक को रिड्यूस करने के बाद में उसको ड्रॉ करना पड़ता है वापस से। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लिकेटेड भी है ये, कॉम्प्लिकेटेड। जबकि सिंगल फ्लो ग्राफ की बात करें, नो नीड टू ड्रॉ द सिंगल फ्लो ग्राफ अगेन एंड अगेन वंस ड्रॉ द यूज ऑफ मेंशन गेन फार्मूला गिवन द रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर नो नीड टू ड्रा सिग्नल फ्लो ग्राफ अगेन एंड अगेन, सिग्नल फ्लो ग्राफ अगेन एंड अगेन, यानी बार बार हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ है यहाँ पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर हम सिंगल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो मेंशन गेन फार्मूला यूज करके रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जो कॉन्सेप्ट होता है, तो सेल्फ लूप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम के अंदर नहीं होता है, इज नॉट एग्जिस्टिंग, यानी हम कह सकते हैं सेल्फ लूप कॉन्सेप्ट इज नॉट एग्जिस्टिंग, इज नॉन एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सेल्फ लूप का, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा किसके अंदर? ब्लॉक डायग्राम के अंदर। जबकि सेल्फ लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट करता है। सेल्फ लूप कैन एग्जिस्ट इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ अप्रोच। और यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर एप्लीकेबल ओनली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर किसके लिए एप्लीकेबल है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और जो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है एप्लीकेबल टू लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पर ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है। ये तो ओनली यहाँ पर एप्लीकेबल होता है ओनली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ब्लॉक डायग्राम का जो रिडक्शन टेक्निक है वो एप्लीकेबल होती है। जबकि सिग्नल फ्लो ग्राफ है ये यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल टू लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम।
यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर दे रखा है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। यूनिटी फीडबैक वो दे रखा है जी ऑफ एस इक्वल टू के डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 और एस प्लस 3, रेंज ऑफ के, ताकि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हमें के की रेंज निकालनी है। रेंज ऑफ के ये हमें कैलकुलेट करना है, और किसके लिए? सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हमें रेंज के कैलकुलेट करना है। सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर? तो जैसे अगर हम बात करें सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए रेंज कैलकुलेट करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है हमारा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वो होता है 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। According to the Routh tabulation method, the system is said to be stable if there is no sign change in the first column of RH array and the number of pole lie on the right half of H plane equal to number of sign change यहाँ पर होता है। तो कैलकुलेशन का अगर बात करें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या निकल कर आएगी हमारी, सॉल्व करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी s की पावर 4 प्लस 4s की पावर 3 प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इक्वल टू 0। अब इसकी RH टेबल बनाते हैं, RH टेबल। तो RH टेबल के अंदर क्या होगा? RH टेबल के अंदर हो जाएगा s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। और RH टेबल में हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर आ गया 1, 5, k, 4, 6, और नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 में 4 गए 6 गए तो 14, तो 14 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ के आ जाएगा। तो यहाँ पर और आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 7 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस 4 के डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा के, यानी ये वाली वैल्यू हमारी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं 21 माइनस 4 के है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, इसका मतलब के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो 21 डिवाइड बाई 4 के, यानी 4 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 21 इक्वल टू ग्रेटर देन 4 के होना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 21 डिवाइड बाई 4 के से के की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और 0 से यानी 21 डिवाइड बाई 4 से कम होगी के की वैल्यू, और 0 से ज़्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा काम करेगा। नेक्स्ट हम देखें, दो कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं हमारे। जैसे एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो हमारा दे रखा है अनडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अनडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, अनडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, अनडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। उसकी नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 50 रेडियन पर सेकंड। इफ द सिस्टम इज डैम्प्ड विथ द डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.8, तो अगर हमारा डैम्पिंग रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, डैम्पिंग रेशियो 0.8 दे रखा है, तो डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये हमें निकालनी है। तो डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम है वो कैसे निकालती है, वो हम निकालते हैं ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस के ईटा स्क्वायर।
तो ओमेगा एन क्या दे रखी है यहाँ पर, ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा और डेल है हमारा डैम्पिंग रेशियो। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ओमेगा डी की वैल्यू ओमेगा एन हमारा दे रखी है 50 अंडर रूट 1 माइनस की डेल, डेल की वैल्यू दे रखी है 0.8 का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल टू 30 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे कि स्टेट इक्वेशन दे रखी है सिस्टम की, क्या दे रखी है, हमें दे रखी है सिस्टम स्टेट इक्वेशन। अब सिस्टम की जो स्टेट इक्वेशन है वो दे रखी है x1 x2, उसकी वैल्यू दे रखी है, दोनों की मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखी है 3 0 0 3, x1 x2 प्लस 0 and 1 एंड u। द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम क्या होगी। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम हम निकाले हैं, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फार्मूला होता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फार्मूला होता है एस का मोड माइनस के ए, इसका सबका मोड कर देते हैं माइनस के 1, यानी कि इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसका निकाल लेते हैं। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इट इज डिफाइंड एज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एल इनवर्स एस का हमने कर दिया है माइनस के ए के मोड का इनवर्स, ए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये हो गया e की पावर at दैट इज इक्वल टू 5t। तो ये 5t के इक्वलेंट हो जाएगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का जो 5t की वैल्यू है, यहाँ पर 5t की वैल्यू होती है e की पावर at। तो ये हमारी 5t की वैल्यू होती है e की पावर at। अब यहाँ पर फाई ऑफ जीरो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम सॉल्व करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा फाई ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू ई की पावर a0 इक्वल टू होगा i। तो ये हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम बात करें फाई ऑफ इनवर्स t दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ माइनस t। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फाई ऑफ t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ t1 फाई ऑफ t2। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर, जैसे इसको सॉल्व करें हम, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ t की पावर n दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ n इंटू टी। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, यानी कि फाई ऑफ t2 माइनस t1 हम निकालना चाहें, t2 माइनस के t1, और इधर हम निकालें फाई ऑफ t2 माइनस के t0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो सकता है हमारा फाई ऑफ t1 माइनस के t0 और फाई ऑफ t2 माइनस के t1। तो इसकी एप्लीकेशन को हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे तो हम मान लो ए की मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 3 0 0 3। इसको हम एस आई माइनस ए निकालते हैं। पहले एस आई माइनस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर एस आई, एस मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा एस, यानी एस 0 0 एस, ये एस की मैट्रिक्स होगी हमारी। ये क्या हो जाएगी हमारी एस आई मैट्रिक्स हो जाएगी। माइनस ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या है हमारा 3 0 0 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू एस माइनस के 3 0 0 एस माइनस के 3। अब इसका भी हम इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि एस आई माइनस ए का इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एस माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एस माइनस 3 0 और 0 एस माइनस 3। ये हमारा इन्वर्स हो गया है। अब इन्वर्स को भी हम सॉल्व करें यहाँ पर, तो हम क्या कर देते हैं, एक बार एस माइनस 3 का अगर भाग ही दे दें यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाएगी 1 डिवाइड बाई एस माइनस 3 0, फिर 0 1 डिवाइड बाई एस माइनस 3। तो इसको भी हम अगर इन्वर्स लाप्लास ले लेते हैं, तो इस इन्वर्स लाप्लास लेने पर ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर हम लेते हैं इन्वर्स लाप्लास, इन्वर्स लाप्लास। तो इन्वर्स लाप्लास लेने पर ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर at, दैट इज इक्वल टू e की पावर 3t 0 फिर 0 e की पावर 3t। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।